बिहार की विधानसभा सीट नंबर 175 यानी हिल्सा। आज हम सीधे इसी सीट के चुनावी गणित और उसकी जमीनी हकीकत की गहराई में उतरने वाले हैं। बिना किसी औपचारिकता के हम सीधे उन आंकड़ों और पैटर्न्स पर बात करेंगे जो यहाँ का राजनीतिक भविष्य तय करते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हिल्सा को सच में समझने के लिए सबसे पहले यहाँ की मिट्टी और इसके भौतिक भूगोल की कड़वी सच्चाई को समझना होगा। ये पूरा इलाका बार बार आने वाली भयानक बाढ़ और एक बहुत ही गहरे कृषि संकट से जूझता रहा है। यहाँ के लोगों का रोजगार, उनकी आजीविका और उनकी पूरी जिंदगी इसी जमीन और मौसम के मिजाज से बंधी है। इस भौगोलिक हकीकत को महसूस किए बिना यहाँ के किसी भी चुनाव का विश्लेषण पूरी तरह अधूरा है। अब चुनावी रैलियों के शोर शराबे में अक्सर हम एक बहुत ही गंभीर मानवीय सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 43%। हिल्सा में 43% बच्चे कुपोषण के कारण शारीरिक रूप से अविकसित यानी स्टंटिंग का शिकार हैं। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि यहाँ 80% बच्चों में एनीमिया है। ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि हमारी नीतियों का असली फोकस कहाँ होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, ये संकट सिर्फ स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। लोकायन नदी के बांध टूटने से मंदाच और बिलदारी बीढ़ा में जो भारी तबाही मची, वो महज कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वो सीधे तौर पर बुनियादी ढांचे की विफलता थी। और यहीं पर हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य सामने आता है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार। हमारा संविधान हमें ये हक देता है। इसीलिए जिम्मेदारी के साथ सार्वजनिक संवाद करना और सही जानकारी मांगना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बुनियादी जरूरत है। तो इसी हकीकत के बीच 2025 के चुनाव नतीजों का असल विश्लेषण क्या कहता है, आइए देखते हैं। राजनीति को करीब से समझने वालों के लिए भी यहाँ के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, 2020 में आरजेडी उम्मीदवार की हार का अंतर सिर्फ 12 वोट था, महज 12 वोट। लेकिन 2025 में ये तस्वीर पूरी तरह पलट गई और हार का ये फासला बढ़कर सीधे 16,012 वोटों की एक विशाल खाई में बदल गया। ये कोई छोटा मोटा स्विंग नहीं था, ये एक तरफा और बहुत बड़ा चुनावी पतन था। सवाल उठता है कि इतना बड़ा अंतर आखिर आया कैसे? इसका सीधा जवाब हमें 2025 के वोटिंग प्रतिशत में मिलता है, जो अचानक उछलकर 63.33% तक पहुंच गया। हमारा डेटा साफ दिखाता है कि जब भी टर्नआउट में इस तरह की भारी वृद्धि होती है तो वो एनडीए के लव कुश वोटरों को तेजी से एकजुट कर देती है, जबकि दूसरी तरफ विपक्षी खेमे का मोबिलाइजेशन पूरी तरह से ठहरा हुआ रह गया। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी देखने को मिलता है। एक तरफ वो ठहरा हुआ कृषि संकट है, युवाओं में भयंकर बेरोजगारी है और पलायन की मजबूरी है, और दूसरी तरफ निवर्तमान आरजेडी उम्मीदवार की घोषित संपत्ति 2015 के 72 लाख रुपए से तेजी से बढ़कर 2025 में 6.3 करोड़ रुपए हो गई। आम मतदाता की गरीबी और नेतृत्व की बढ़ती संपत्ति के बीच की एक हाई चुनाव में अपने आप एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट कर देती है। अब जरा पिछले 3 चुनावों के रुझान पर नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। इस ट्रेंड मैट्रिक्स को देखिए। 2015 में जब 53.50% टर्नआउट था, तब आरजेडी ने अच्छी खासी जीत दर्ज की। फिर 2020 आया, टर्नआउट थोड़ा बढ़कर 56.60% हुआ और हार का अंतर सिकुड़कर सिर्फ 12 वोट रह गया। और फाइनली 2025 में जब टर्नआउट 63.33% के शिखर को छू गया, तो जेडीयू ने 16,012 वोटों से शानदार जीत हासिल की। इतिहास बिल्कुल साफ है। जैसे जैसे वोटर टर्नआउट बढ़ता है, यहाँ सत्ताधारी दल का कब्जा और मजबूत होता जाता है। इस पैटर्न के पीछे की असली ताकत को समझने के लिए हमें हिल्सा की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स को करीब से देखना होगा। यहाँ कुर्मी कोयरी गठबंधन का बहुत भारी प्रभाव है। अगर हम ब्रेकडाउन देखें तो अकेले प्रसाद वोटर 22.50% हैं, एससी 12.87% और मुस्लिम 9.73%। सत्ताधारी गठबंधन के पास ये ढांचागत लाभ इस कदर झुका हुआ है कि किसी भी साधारण या पारंपरिक रणनीति से इसे भेदना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि विपक्ष के पास अपनी जमीन वापस पाने के मौके नहीं थे। सच्चाई ये है कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक विफलता हुई है। 2020 के विवादित पोस्टल बैलेट का भारी गुस्सा हो या फिर लोकायन नदी की बाढ़ जैसी स्थानीय त्रासदियां, विपक्ष इन बड़े मुद्दों को एक जमीनी सत्ता विरोधी लहर में बदलने में पूरी तरह नाकाम रहा। मुद्दे वहीं मौजूद थे, बस उन्हें असरदार तरीके से उठाया नहीं जा सका।
तो इन सब के आधार पर 2030 के लिए सफलता का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? चलिए इस रणनीतिक ढांचे को समझते हैं। इस मौजूदा एकाधिकार को तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही क्लिनिकल कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, जो बूथ लेवल मशीनरी अब पूरी तरह सुस्त पड़ चुकी है, उसे जड़ से बदलना होगा। दूसरा, पुराने चेहरों की जगह एक उच्च शिक्षित ईबीसी या महादलित नेतृत्व को आगे लाना होगा जो नए समीकरण बना सके। और तीसरा, हवाई बातों के बजाय हाइपर लोकल डेटा का इस्तेमाल करके सत्तापक्ष के दावों को ध्वस्त करना होगा। इस रिकवरी का पहला चरण होगा प्रोजेक्ट लोकायन, यानी बाढ़ पीड़ितों के नुकसान की एक विस्तृत डिजिटल मैपिंग करना। और दूसरा कदम है स्वास्थ्य डेटा का रणनीतिक इस्तेमाल। जैसे हमने 80% बच्चों में एनीमिया का जो आंकड़ा देखा था, उसे स्थानीय भाषा के पर्चों के जरिए घर घर तक पहुंचाना होगा। ये जमीनी हकीकत को सीधे जनता के सामने रखने का एक बहुत ही सटीक और डेटा ड्रिवन तरीका है। दूसरे चरण में हमारा फोकस पूरी तरह से महिलाओं की माइक्रो टारगेटिंग पर होना चाहिए। इलाके में 72% महिला एनीमिया दर एक बहुत बड़ी चिंता है। सरकारी तंत्र की कमियों को दरकिनार करते हुए निजी तौर पर मुफ्त स्वास्थ्य कैंप लगाने होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के साथ सीधे एक भावनात्मक और भरोसे का रिश्ता बनाना है, जो चुनाव वाले दिन गेम चेंजर साबित होता है। और जमीनी स्तर के साथ साथ डिजिटल मोर्चे पर क्या करना होगा, इसका रोड मैप भी बिल्कुल स्पष्ट है। हमें लगभग 10,000 प्रभावशाली लोगों के विशेष व्हाट्सएप पॉड्स की जरूरत होगी। मगही बोली का इस्तेमाल करते हुए टूटी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की विफलता दिखाती हुई वीडियो रील्स बनानी होंगे। पुराने जंगल राज के नैरेटिव को काटने के लिए माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के जरिए डार्क कैंपेन चलाना अब एक रणनीतिक जरूरत है। लेकिन रुकिए, डेटा का इतना गहन उपयोग करते समय एक बहुत ही गंभीर बात ध्यान में रखनी होगी, जो हमारे भारत के दूसरे प्रमुख मूल्य से जुड़ी है। इन सभी डिजिटल और सर्वे रणनीतियों में भारत के डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ढांचे का कड़ाई से पालन होना चाहिए। नागरिकों की निजता और उनकी सहमति का पूरा सम्मान करना अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी डेटा इंजीनियरिंग न सिर्फ अनैतिक है बल्कि पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस पूरी चर्चा से हमें क्या चेतावनी और क्या नजरिया मिलता है, चलिए इसे समझते हैं। एक कड़वी सच्चाई हमेशा याद रखिएगा, हिल्सा को महज एक सामान्य सत्ता विरोधी लहर या पुरानी राजनीतिक गणित के भरोसे नहीं जीता जा सकता। अगर कोई अब भी ये सोचता है कि बिना जमीनी डेटा और बिना किसी नई रणनीति के चुनाव निकल जाएगा, तो वो खुद को धोखा दे रहा है। डेटा और स्थानीय हकीकत को इग्नोर करने का नतीजा सिर्फ और सिर्फ बार बार मिलने वाली हार है। तो फिर हिल्सा का बेहतर कल कैसा होना चाहिए? इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट टेक्नोक्रेटिक कृषि विजन की सख्त जरूरत है। एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल जो सिर्फ लोगों की भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा से चलता हो, जो यहाँ की मिट्टी से जुड़े आर्थिक अवसर पैदा करे और लोगों की भलाई पर केंद्रित हो। यही वो रास्ता है जो यहाँ की हताशा को एक ठोस उम्मीद में बदल सकता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.